की शुरुआत में हम लॉरा की आवाज में सुन पाते हैं कि किसी को नहीं पता कि अचानक से वो लाल तारा कैसे और कहां से आया और उसके आने के बाद से हमारी मानव सभ्यता विलुप्त होने लगी। लेकिन सबसे पहले सारी औरतें कहीं गायब होने लगी, जैसे कि ये दुनिया उनके लिए बनी ही ना हो। पर फिर कुछ लोगों के मुताबिक वो अब एक बेहतर जगह पहुंच चुकी हैं, यानी कि उस लाल तारे के पास, और बाकी जो यहाँ रह गए वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। और जितने भी पुरुष थे वो धीरे धीरे म्यूटेट होकर दैत्य में बदल रहे थे, जो किसी तरह के कैनिबल जानवरों की नई प्रजाति है, और अब ये जगह उनकी है। लेकिन अब भी जो ठीक था, उनका सुरक्षित रहने के लिए एक कॉलोनी बनाई गई और उसके अंदर सबको रखा गया। पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि औरतें अब भी गायब हो रही थी और अब हमें लॉरा दिखाई जाती है, जो कि किसी तरह के बंकर में अपनी बहन के साथ थी। और हम लॉरा की आवाज में सुन सकते हैं कि उसकी बहन के अंदर कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था, और उन लोगों के अनुसार मेरे खून में कुछ ऐसा है जो उसकी बहन को ठीक कर सकता है, और शायद पूरी मानव सभ्यता को भी। लेकिन वो जानती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि शायद डॉक्टर था, और वो लॉरा के ब्लड सैंपल्स पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किया करता था। और फिर तभी अचानक से लॉरा की बहन अपनी जगह से गायब हो जाती है और उस डॉक्टर को मार देती है। जिसके बाद लॉरा की बहन लॉरा से कहती है कि मैं तुम्हारा उस लाल तारे के पास इंतजार करूंगी, और फिर एकदम से गायब हो जाती है। इसके बाद लॉरा उठती है और डॉक्टर के हाथ से एक डिवाइस निकाल लेती है, और बाहर आने पर वो देखती है कि एक कॉलोनी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट की शील्ड है, जिससे शायद वो लोग बाहर की दुनिया से बचे रहते हैं। लॉरा इस डॉक्टर के डिवाइस में एक बटन को दबाती है, और हम उसकी आवाज में सुनते हैं कि वो जानती है कि ये लोग अपने आदमी उसके पीछे भेजेंगे। यहाँ वो बचे हुए इंसानों की बात कर रही है, क्योंकि इंसानों को लगता है कि लॉरा के ब्लड सैंपल से सब कुछ फिर से पहला जैसा हो सकता है। लेकिन अब उसकी बहन जा चुकी है और डॉक्टर को मारकर उसने लॉरा को आजाद कर दिया, ताकि वो पुरुषों की इस नकली दुनिया से निकलकर अपना रास्ता खुद तय कर सके। और फिर लॉरा लाल तारे की तरफ जाने के लिए निकलती है। अगले सीन में हमें 19 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां लॉरा कहीं भाग रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम कोल होता है। और फिर तभी एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ दहाड़ते हुए बढ़ रहा होता है, और वो दोनों उसको देखकर भागते हैं और एक गाड़ी पर साथ बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद कोल आगे जाकर एक जगह गाड़ी रोक देता है जहाँ एक ट्रेलर खड़ा होता है। फिर लॉरा उससे चिढ़कर पूछती है कि तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी। इस पर कोल लॉरा को वहीं रुकने को बोलकर खुद उस ट्रेलर के अंदर जाकर देखने लगता है, और फिर रिटर्न लौटकर कहता है कि ये सुरक्षित लग रहा है और आज रात हम यहीं रुकेंगे। जिसके बाद लॉरा भी उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर कोल लॉरा से कहता है कि तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें ढूंढा, जिस पर वो कुछ जवाब नहीं देती और पानी पीने लगती है। पर फिर पानी पीते ही वो बेहोश हो जाती है, और अब हमें पता चलता है कि कोल ने पानी में कुछ मिला दिया था। इसके बाद उसी रात को कोल लॉरा के स्पाइन में किसी तरह का ट्रैकिंग डिवाइस प्लान करता है कि तभी कोई दरवाजे पर खटखटाता है, और कोल धीरे से दरवाजे को खोलकर देखता है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि शायद ज़ॉम्बीज़ का शिकार हुआ था। और वो कोल से पनाह की विनती करता है, लेकिन कोल उसको अंदर आने नहीं देता और दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। जिसके बाद हम उस आदमी की चीखें सुनते हैं। कोल को भी इस पर बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाया, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था सर्वाइव करने के लिए। अगले दिन जब लॉरा उठती है तो कोल से सवाल करती है कि तुमने मुझे बेहोश क्यों किया। जिस पर कोल कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भाग जाती और बाहर किसी का शिकार हो जाती। लेकिन मौका पाते ही लॉरा फिर से वहाँ से भागती है, पर कोल बड़े आराम से उसको जाते हुए देख लेता है। भागते हुए जब लॉरा कुछ ही दूर जाती है तो उसे एक तरह का शॉक लगता है, जिसके कारण वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद कोल उसे बताता है कि पिछली रात मैंने तुम्हारे अंदर एक ट्रैकर लगाया था, जिसके कारण तुम मुझसे जब भी एक उचित दूरी पर जाओगी तो तुम्हें ऐसा ही झटका लगेगा, इसलिए अब भागने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो आगे देखते हैं तो उन्हें किसी इंसान की हड्डियां मिलती है, जिसे देखकर कोल बताता है कि ये पिछली रात यहीं आया था और इसका उन ज़ॉम्बीज़ ने ये हाल किया है। कुछ देर बाद लॉरा कोल से कहती है कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबको बचा सकती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुमने अपनी बहन को बचाया था। जिस पर लॉरा बताती है कि मैंने उसे नहीं बचाया था, बल्कि वो शायद उन ज़ॉम्बीज़ में से एक बन गई थी
और उसने मुझे कहा कि लाल तारे के पास पहुंचो। कोल उसे कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग तुमको वही दिखा रहा हो जो तुम देखना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम सबको बचा सकती हो। कि तभी कोल फिर से गाड़ी रोक देता है और लॉरा को नीचे छिपे रहने को कहता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उससे कुछ दूर पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 2 आदमी होते हैं जिनके नाम रैमसम और लार्ड होते हैं। रैमसम कोल को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उनकी बातचीत होने लगती है, जहां उन दोनों की बातों से पता चलता है कि कॉलोनी के सारे पुरुष किसी लड़की के पीछे उत्तर दिशा की तरफ गए हैं, क्योंकि वो शायद इसी पृथ्वी की आखिरी लड़की है। जो सब लॉरा गाड़ी से चुपकर सुन रही होती है। आगे रैमसम कोल से सवाल करता है कि सब उसे उत्तर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ दक्षिण में क्या कर रहे हो? जिस पर कोल बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे लगा कि वो यहाँ मिलेगी और हमेशा की तरह मैं गलत निकला। पर तभी पीछे गाड़ी में बैठा लार्ड लॉरा को देख लेता है और हॉर्न बजाकर रैमसम को अपने पास बुलाकर उससे कुछ कहता है। इसके बाद रैमसम और लार्ड कॉल को बहाने से अपने पास बुलाकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसलिए लॉरा अब गाड़ी से निकलकर भागती है और रैमसम उसके पीछे जाता है। पर इधर चलती गाड़ी में लार्ड और कोल में हाथापाई होती है और कोल के हाथ बंदूक लग जाती है और वो लार्ड के हाथ में गोली मारकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देता है। इधर लॉरा को कोल से दूर जाने की वजह से फिर से झटका लगता है और रैमसम लॉरा को असहाय देखकर उसका फायदा उठाना चाह रहा होता है कि तभी कोल वहां भागे से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लॉरा ठीक हो जाती है और तुरंत एक चाकू लेकर रैमसम का प्राइवेट पार्ट काट देती है। जिसके बाद कोल लॉरा को लेकर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके भागता है। इसके बाद कोल एक जगह अपनी गाड़ी रोकता है और लॉरा को बताता है कि यहाँ से अब हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है वो किसी भी गाड़ी की आवाज सुनकर उसे मार देता है। आगे वो लॉरा को बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ किसी अनजान कारण से पानी में नहीं जाते, इसलिए वो लोग उसी रास्ते से आगे जाते हैं। जहाँ कोल को आगे जाने पर उसकी भतीजी मिलती है जिसका नाम एल्सी होता है, जिससे कोल उसके पिता और अपने मुंह बोले भाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें अपने घर ले जाती है। और अब हमें एल्सी के पिता हैंक दिखाए जाते हैं, जो कि अपने भाई को कुछ दिन रुकने के लिए पनाह देते हैं। इसके बाद एल्सी लॉरा को उसका कमरा दिखाने ले जाती है और हैंक लॉरा को देखकर कोल से कहता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। और आगे हम देखते हैं कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हैंक उन ज़ॉम्बीज़ के लिए अपने घर के चारों तरफ उनके लिए मांस के टुकड़े फेंकता है, ताकि उसे खाकर उनकी भूख शांत रहे और वो उनका नुकसान ना पहुंचाए। उसी रात डिनर के वक्त बातों ही बातों में हैंक लॉरा से कहता है कि कोल पिछले कई सालों से कॉलोनी के लिए काम कर रहा है और तब से ही मैं यहाँ अकेला रहकर कॉलोनी का विरोध कर रहा हूँ, और अब पता नहीं क्यों तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए कोल इतना खतरा उठा रहा है। इस पर लॉरा कहती है कि मुझे नहीं पता कि कोल मेरा साथ क्यों दे रहा है, लेकिन मैं वहाँ से क्यों भागी इसका मुझे पता है, क्योंकि अंदर कॉलोनी में बोला जाता है कि बाहर की दुनिया में आप रह नहीं सकते, जबकि यहाँ आप लोग आराम से रह रहे हो। और उन कॉलोनीज की यही दोगली बात मुझे पसंद नहीं। और अब उस लाल तारे के पास पहुँचना ही मेरी मंजिल है, जो कि एक छोटी नदी के किनारे है। अब उसी रात कोल लॉरा के स्पाइन से ट्रैकर डिवाइस निकाल देता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि कोल अब लॉरा को पसंद करने लगा था और उसे उस पर भरोसा भी हो गया था। अगली सुबह एल्सी लॉरा को लेकर एक कमरे में जाती है और दिखाती कि वो उन ज़ॉम्बीज़ की हड्डियों को इकट्ठा करती है, जो कि उसे बहुत पसंद है, लेकिन उसके पिता को नहीं पसंद कि वो ये सब इकट्ठा कर रही है। आगे वो ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, जैसे हर इंसान का स्वभाव एक दूसरे से अलग होता है। इसके बाद वो लॉरा को एक डायरी दिखाती है जिसमें एक पंख होता है, जिसे देख वो कहती है कि ये उसे किसी एबनर ने दिया था और कहा था कि तुम जल्द से जल्द उस लाल तारे की तरफ पहुंचो और यहाँ से आजाद हो जाओ, और वहाँ पहुंचकर तुम ये पंख दिखा देना तो वो तुमको अपनी दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के पुरुष बहुत ही ज्यादा करप्ट हो गए हैं। अगले सीन में हम कॉल को देखते हैं जो कि कहीं बाहर गया है और तभी उसके सामने हैंक की बीवी मारिया ज़ॉम्बी के रूप में वहाँ दिखती है, जो कि खुद को गोली मारने की विनती करती है
और कोल अंत में ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हैंक एल्सी पर गुस्सा करता है क्योंकि वो अब भी उन हड्डियों को जमा कर रही है। इसलिए गुस्से में हैंक एल्सी को मारने लगता है और इसी हाथापाई में एल्सी हैंक को मारकर लॉरा के साथ वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते एक जगह जाकर रुकती है। इसके बाद एल्सी लॉरा से कहती है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो, लेकिन मेरे पास मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपने पिता के पास लौटना होगा। इधर हैंक भी उठ चुका होता है जहाँ कॉल आता है और उसे मारिया की बॉडी दिखाता है, जिससे हैंक को काफी दुख होता है। इसके बाद एल्सी भी वहाँ आ जाती है और कॉल मारिया के शरीर को छुपा देता है क्योंकि इससे एल्सी को दुख होगा। एल्सी को हैंक कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करने लगता है। इसके बाद एल्सी कॉल से लॉरा के बारे में बताती है, जिसके बाद कॉल लॉरा के पास जाता है जहाँ जंगल में एक ज़ॉम्बी कॉल के गले पर एक कट मार देता है। दूसरी तरफ हैंक और एल्सी के पास रैमसम और लार्ड पहुंचते हैं और आते ही रैमसम हैंक को गोली मार देता है और लार्ड एल्सी की पीछा करते वक्त गलती से करंट की वजह से मर जाता है। इस पर गुस्सा होकर रैमसम एल्सी को भी गोली मार देता है। इसके बाद हम कॉल को देखते हैं जो कि उसी ज़ॉम्बी के पास होता है जिसे उसे कट मारा था और कॉल का गला बीच से सिला हुआ होता है, जिससे अब हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। अब उठते ही कॉल लॉरा के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो ज़ॉम्बी बताता है कि वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आए, लेकिन ज़ॉम्बी के डर से वो पानी में खड़ी है, जाओ और उसे ले आओ, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगी। कॉल अब बिल्कुल ऐसा ही करता है और सारी बातें उसे समझाता है। वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो लॉरा को कुछ नहीं करेगा, जिसका विश्वास करके लॉरा पानी से बाहर आती है और ये दोनों उस ज़ॉम्बी के यहाँ रुकते हैं। जहाँ उस ज़ॉम्बी को प्रार्थना करता देख लॉरा को आश्चर्य होता है और उससे वो उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम एबनर बताता है। और अब हमें पता चलता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसने एल्सी को वो पंख दिया था और उसी रात एबनर लॉरा को भी वो पंख देकर जल्द से जल्द उस लाल तारे के पास पहुंचने को कहता है। पर अगली सुबह वहाँ रैंसम भी पहुंच जाता है, जो पहुंचते ही एबनर को बड़ी चालाकी से मार देता है, जिसके बाद वो कॉल पर हमला करता है, लेकिन लॉरा उसको समय रहते मार देती है। आप दोनों बिना देरी किए वो लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ लॉरा को जाना था और वहाँ पर पहुंचकर लॉरा को एक औरत मिलती है, जहाँ लॉरा उसे वही पंख दिखाती है, जिस पर वो औरत लॉरा से कॉल के बारे में पूछती है और कहती कि अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें उस आदमी को त्यागना होगा। और फिर लॉरा उस औरत से कुछ देर तक बातें करती है जो कि हमें नहीं सुनाई जाती, जिसके बाद लॉरा कॉल के पास आकर उसका धन्यवाद देती है क्योंकि उसने आखिर तक उसका साथ दिया। पर फिर वो अचानक से कॉल को गोली मार देती है, जिसके कारण वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वो उस औरत के साथ अपने नए सफर की तरफ निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल मेरे हिसाब से इस कहानी में आखिर में जो हुआ उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि किसी भी औरत को लाल तारे के पास जाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होती है और अपने मोह को खत्म करना पड़ता है, खास करके अपने प्यार को, क्योंकि पृथ्वी पर मर्दों के करप्ट होने के कारण मानव सभ्यता नष्ट हो रही थी। इसीलिए एक नई सभ्यता का निर्माण करने के लिए कुर्बानी जरूरी थी। और वैसे भी कोल इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए लॉरा ने उसे मारकर उसे उस तकलीफ से आजाद कर दिया। ये मूवी शुरुआत से ही फेमिनिज्म पर बेस्ड है, जिसमें हमें एल्सी और लॉरा के लेटर्स के जरिए औरतों पर हो रहे अत्याचार और उनकी आजादी भरी कीमत चुकाते हुए दिखाया जाता है। इसलिए फेमिनिज्म के चलते इस मूवी में ज्यादातर पुरुषों को ज़ॉम्बीज की तरह दिखाया गया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।